पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया। ये चरण बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है। इस चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कई मंत्रियों की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। वहीं अमेठी में गांधी परिवार के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने का आखिरी मौका समझा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की धर्म की राजनीति की परीक्षा भी इसी चरण में होनी है, क्योंकि अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट और श्रावस्ती की विधानसभा सीटों पर इसी दौर में मतदान होगा। ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले 6ठे और 7वें चरण के चुनाव में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। पिछले चुनाव यानी वर्ष 2017 में सपा के खाते में यहां से महज 5 सीटें ही आई थीं। वर्ष 2012 में 41 सीटें आई थीं। ऐसे में सपा के सामने वर्ष 2012 का प्रदर्शन दोहराने की भी एक बड़ी चुनौती है। 5वें चरण का चुनाव 12 जिलों अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में हो रहा है। यूपी की सत्ता में 5 साल बाद फिर आने का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी के लिए 5वां चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि अखिलेश ने पिछले करीब 1 साल से मुस्लिम यादव गठजोड़ से सपा को बाहर निकालते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार दी है। इस चरण में सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे की भी परीक्षा होनी है। इस चरण में यह भी तय होगा कि धड़ों में बटी जाति विशेष की राजनीति करने वाली पार्टियों में से जनता किसके साथ है। सोनेलाल पटेल की पत्नी अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर सीट से खुद चुनावी मैदान में है। उनकी दूसरी बेटी पल्लवी पटेल सपा के चुनाव चिन्ह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से चुनाव लड़ रही हैं। इस चरण में कई समूहों में बटी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों पर जीत का दारोमदार है। सपा ने मौर्य, राजभर, कुर्मी, पटेल और निषादों को साधने के लिए इनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। इन्हीं पिछड़ी जातियों को साधकर ही बीजेपी ने वर्ष 2017 के चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था। ऐसे में 5वें चरण से ही इन पिछड़ी जातियों के शत्रुओं की भी परीक्षा होनी है। तो चुनाव प्रचार थम चुका है 5वें चरण के मतदान का। और आपको बता दें कि रविवार को वोटिंग होगी 5th फेज की उत्तर प्रदेश में और बेहद अहम इस चरण को भी माना जा रहा है। करीब 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय खेरा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय खेरा जी, आप क्या कहेंगे? आज चुनाव प्रचार तो थम चुका है, अब नजरें टिकी हुई हैं। खैर वो तो 10 मार्च पर ही है, मगर 5वें चरण की हम बात करें तो 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होनी है। कितनी उम्मीदें इस चरण से आपको हैं? क्या माना जाए, जो लगातार प्रचार प्रसार के दौरान तमाम दिग्गज उतरे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, प्रचार प्रसार किया है, लोगों से वोटों की अपील करी है, तमाम अहम मुद्दे हमने देखे, इस बार उठाए गए, मैनिफेस्टो में भी तमाम वादे और दावे किए गए। कितनी उम्मीदें 5वें चरण से? हमको सारे चरणों में एक ही उम्मीद है जी, हमको उतनी सीटें मिल जाएगी हर चरण से जिसमें हम 300 क्रॉस करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी हमें ऐसी ही उम्मीद है। वोटिंग होने के बाद ये सामने आ गया है। कई वोटर्स लोग अपने आप को एक्सपोज भी कर चुके हैं, बिना बताए भी कह भी चुके हैं। और इन पिछले चरणों का सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हुआ है वो ये हुआ है कि माइनॉरिटीज वोट हमको इस बार मिला है और काफी अच्छी तरह मिला है, क्योंकि बहुत सारे माइनॉरिटीज के लोग इस बात से प्रभावित थे और इस बात को उन्होंने खुलकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पहली बार ऐसा हुआ कि उनके मोहल्लों में 25 सड़कें बनी हैं, उनको गैस के कनेक्शन मिले हैं, बिना भेदभाव के उनको लाखों में मकान मिले हैं। और दूसरी बात, माइनॉरिटीज भी अभी तक इस विकास का ये मजा नहीं चख पाई थी और शांति का ये माहौल नहीं देख पाई थी पिछले कई वर्षों में, तो गुमराह होती रही थी। उनको माइनॉरिटीज को एक रास्ता मिल गया है कि उनको मिलजुल कर रह सकते हैं, बिना दंगा फसाद के हम रह सकते हैं। लोग भड़काएं तो हम भड़काए में नहीं आएंगे, विकास बराबर से हमें मिल सकता है। ये सब बातें जब उनके समझ में आ गई हैं तो पिछले चरणों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस चरण में हम उससे भी बेहतर करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये बातें सब माइनॉरिटीज हमें मिलने से बहुत फायदा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि
चुनाव अब विकास की ओर बढ़ चला है। विकास की बात हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो जनता खुद ही समझती है। हम बताएं न बताएं, विकास अगर हुआ है तो वोट देगी, नहीं हुआ है तो वोट नहीं देगी। तो हमें मालूम है कि हमने विकास किया है, हमें मालूम है हमने 3000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना दिया, हमें मालूम है हमने 3.5 लाख तो अकेले माइनॉरिटीज को आवास दिए हैं 40 लाख में से। हमें मालूम है कितने शौचालय हमने बना डाले, अनगिनत बिजली कनेक्शन दे दिए हमने गांव-गांव में। हमने 22 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली दी है 9 घंटे की जगह। तो हम तो चाहते विकास में ही चुनाव हो जाए। इनके बाकी दोस्त फेल हो चुके हैं। इन्होंने जो पहले कोशिश की थी ध्रुवीकरण की, माइनॉरिटीज मेजोरिटीज वोट की, वो नहीं हो पाई सफल। जिन्ना कार्ड इनका फेल हो गया। बाद में आजम खां को इन्होंने दिखाने की कोशिश की, तो रामपुर में ही आजम खां की बुरी हालत है। कितने मुस्लिम महिलाएं सामने आई कि उनके मकान और घर ले लिए गए, पैसे उनको मिले नहीं। इन सब कारणों से हम लोग निश्चिंत है कि इस चरण में भी पहले से बेहतर ही करने वाले। जी जी, चलिए ठीक है, देखेंगे क्या कुछ होता है, जनता किसे चुनती है और किस तरफ रुझान होता है जनता का। नतीजों के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। भुवन जोशी जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि पिछले बार की हम बात करें 2017 की, तो महज 5 सीटें ही आपके खाते में आई थी जिन सीटों पर इस बार चुनाव होने वाले हैं। इस बार आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2012 में आपको 41 सीटें यहां से मिली थी, तो क्या 2012 वाला प्रदर्शन कर पाएंगे आप लोग? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ 4 चरणों का जो चुनाव हुआ है इसमें हम 200 का आंकड़ा पार कर गए हैं। क्योंकि यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का किसान है, युवा है, विद्यार्थी है, मजदूर है, यहाँ की जो मातृशक्ति है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, एक हठधर्मिता की सरकार रही। ऐसी सरकार जो किसानों को की भावनाओं को कुचलने के अलावा 700 किसानों की हत्या इनके द्वारा हो गई। इसके अलावा आप देख रहे होंगे लगातार कि इनके किसानों पे जब यहाँ पर आए थे कोई मुकदमे नहीं थे। लगातार उस आंदोलन में आने के बाद इन्होंने झूठे मुकदमे किसानों पे कर दिए। इनका गृह राज्य मंत्री का बेटा थार की धार चढ़ा के उत्तर प्रदेश को जैसे चलाने का काम करता है। तो जो इनकी हठधर्मिता है, उसके बाद मातृशक्ति पे आप आइए। मातृशक्ति में आप देखेंगे इनके एमएलए एमपी खुद जेल में है। चाहे आपने उन्नाव के उनको देख लीजिए, चाहे हमारे गृह राज्य मंत्री रहे पूर्व उनको देख लीजिए, चिमयानंद जी को देख लीजिए। तो ये सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। और जब जब इनके कैंडिडेट वहां पर वोट मांगने जा रहे हैं तो इनका खदेड़ा हो रहा है। तो इसलिए पूरी तरह हम आश्वस्त हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का एक डेवलपमेंट का एक चेहरा है, विकास का एक चेहरा है, और लगातार हम देखते हैं कि 17 से 22 के कार्यकाल में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में माननीय अखिलेश यादव जी रहे। भुवन जोशी जी, आज अमित शाह ने ये बात कही है, प्रतापगढ़ में रैली कर रहे थे वो, कि 2000 करोड़ की सरकारी भूमि पर माफियाओं और बाहुबलियों को से हमने मुक्त करवाया है, और जो समाजवादी पार्टी की फुल फॉर्म होती है वो संपत्ति और परिवारवादी है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस आजाद भारत में एकमात्र नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने बयान दिया कि हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए जो कानून का पालन ना करे। ये कहने की हिम्मत ना तो हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी में, ना अन्य राजनीतिक दलों में। ये हिम्मत, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और ऐसा कहने का साहस उसी में होता है जो लगातार चाहता है कि किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का या मजदूरों का ये विकास हो। ना कि कोरोना काल जैसी हमने विडंबना देखी कि जब वहां पर गंगा में जो लाशें बह रही थी, वो एक पूरा प्रदेश को हिला के रख दिया। इससे बड़े हम चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि इस पर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार जो बनने जा रही है वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का एक मुश्त विकास करे। जी, विजय खेरा जी, आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि कह रहे हैं भुवन जोशी जी, सब एक ही तरीके से विकास किया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ने ये बात भी कही है, आज जिस तरीके से प्रचार प्रसार लगातार जारी है, उनका कहना था कि जिस एक्सप्रेस वे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे वो समाजवादी पार्टी की सरकार का ही बनाया हुआ है। अगर उन्होंने बनाया होता, अगर उनके अंदर इतनी क्षमता होती, तो वो गुजरात में नहीं बनवा लेते। पहले तो एक खदेड़ा का देख लें। इनका खदेड़ा तो कलम से भी हुआ है। इनका खदेड़ा तो जहां वो सोचते थे हमारा गढ़ है, वहीं खदेड़ा हो गया बुरी तरीके से। इस तरह से हो गया कि इनको मुलायम सिंह जी तक को चुनाव में लाना पड़ा। हमें एतराज नहीं, जिसको मर्जी लाए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं मुलायम सिंह जी को इन्हें चुनाव में लाना पड़ा, जिनको स्टेज पर इन्होंने माइक छोड़ा के थकिया दिया था। जब इनके पिताजी ने ये बोला था पिछले 2012 के चुनाव से पहले, जब बोला था आदरणीय मुलायम सिंह जी ने समझाया था कि तुम्हारे ब्यूरोक्रेट और सरकार भ्रष्ट है, इसको संभालो, तो उल्टा ये मुलायम सिंह जी के ऊपर चढ़ गए थे, अपने पिताजी की बेइज्जती की धक्का दिया। जिन चाचा को धक्का दिया उनको भी लाया। खैर, ये इनका अपना मामला है, लेकिन सब चुनाव में क्यों गए? ये कह रहे थे मुझे तो जाने नहीं पड़ेगा, हम तो घर में खड़े खड़े जीतेंगे, बस एक बार जाऊंगा तो काउंटिंग बार, और बार बार जाना पड़ा।
तो खदेड़ा तो इनका अपने ही क्षेत्र में हो गया, ये जीतेंगे क्या हारेंगे ईश्वर जाने, वो तो बात की बात है, लेकिन खदेड़ा हुआ अच्छा तगड़ा। दूसरी बात, अभी हमसे बात कर रहे थे क्रिमिनल्स की। अरे भाई, क्रिमिनल्स तो तुम्हारा डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर ही था, 85 केस में आज भीतर है, जमानतें हो नहीं पाई, जेल से बाप चुनाव लड़ रहा है, बेटा झूठा एफिडेविट देता है। ये आपके सरकार चलाने वाले लोग थे। बाकी जिन माफिया को आपने पाला था वो सब जेल में है। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि हमें क्रिमिनल्स के वोट नहीं चाहिए, तो इन पर बचेगा क्या फिर? आश्चर्य की बात है, क्रिमिनल्स के वोट इनको नहीं मिलेंगे और क्रिमिनल्स नेता इनके सब भीतर हो गए, तो इन पर बचेगा क्या वोट पर? इनके क्षेत्र में जमानतें नहीं बचेंगी इस स्थिति में। तो ये भी इनका। तीसरी बात, जहाँ विकास की अगर इनका विकास थोड़ा भी यह होता तो हम ये मान सकते कि चुनाव हार सकते थे। हो सकता है इनकी सरकार न बन पाती, ये दुर्दशा तो नहीं होती कि 47 पे गए सीधे, यानी सत्यानाश हो गया। अगर जरा भी 1% भी विकास किया होता तो इतनी दुर्दशा तो तब भी नहीं हुई जब ने राम भक्तों को मारा। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार यही कह रहे हैं कि आप लोग बस फीते काटने का काम कर रहे हैं, बनाया तो हमने ही है, विकास तो हमने ही किया है। ये तो आपके सामने है ना, हमने बिजली कनेक्शन, करोड़ों बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिए, गैस हमने दी, ये तो आपके सामने है। शौचालय हमने बना दिए, हमने 42 लाख लोगों को मकान दे दिए और टीवी पे लोग कह रहे हैं। और ये अभी हवाई जहाज के जो टिकट काट रहे हैं, शायद भुवन जी ने भी कहीं का टिकट कटा लिया हो, मुझे नहीं पता 10 मार्च का, क्योंकि इनकी हंसी से लग रहा बेचारों का डर दूर हो गया, टिकट कंफर्म हो गया लगता है आपका भुवन भाई, ऐसे लग रहा है कि आपने कंफर्म करा लिया है लगता है। खैर, ये तो अपन लोग देखेंगे 10 मार्च को क्या होता है, पर खदेड़ लगा जहाँ तक सवाल है वो तो आपका हुआ है। जी जी, चलिए ठीक है। भुवन जोशी जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार आपको घेरते ही हैं। अब देखिए, जाहिर तौर पे बात है, सत्ता पक्ष विपक्ष को हमेशा घेरता ही है और प्रचार प्रसार के दौरान भी ये चीज हमने लगातार देखी। और आज भी आपको अमित शाह की हम बात कर लें, जब तमाम दिग्गज आज पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए, आप लोगों पे तमाम आरोप लगाए गए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सपा और अगर बसपा की सरकार होती तो जो वैक्सीन है कोरोना की वो ब्लैक में मिलती। दादा जी, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो विजय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, वो जो कह रहे हैं कि वहां पर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सीट पर उनके पिता आ गए वोट मांगने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं, अगर पिता पुत्र के लिए वोट नहीं मांगेगा, और इनका ज्ञानवर्धन मैं करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो उस क्षेत्र के सांसद भी हैं, वहां पर एक सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जाएगा, एक पिता अपने पुत्र के लिए वोट नहीं मांगेगा, और हमारी पार्टी के संरक्षक भी हैं। दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी को है कि योगी बाबा जी को अपने चेहरे पर वोट नहीं पड़ रहे, वो गुजरात के भरोसे और हिमाचल प्रदेश के भरोसे बैठे हुए हैं। हम तो अपने ही पिता को, अपने ही संरक्षक जी को और अपने ही माननीय सांसद को लेके आए, तो जवाब इनको देना है। और एक बात और कह दो, पूरे आश्वस्त होके, आपको हमारे नेता के चेहरे पे से ही दिखाई दे रहा होगा, हमारे चेहरे से भी दिखाई दे रहा होगा हमारा उत्साह और विश्वास। हमें विश्वास है, हमने 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब ने वहां पर क्या कहते हैं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करी है, और किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, इनकी आवाज बनने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है। तो निश्चित तौर पर इनको बुलाइएगा 10 मार्च को, और विजय जी को हम समाजवादी चलिए ठीक है भुवन जी, लेकिन मैं आपसे इस टाइम ये पूछना चाह रही थी, जिस तरीके से ये वैक्सीन को लेकर आप लोगों के बारे में कहा गया है कि अगर आपकी सरकार होती तो ब्लैक हो रही होती वैक्सीन। हम बात कर रहे हैं 5वें चरण का मतदान रविवार को होना है, और आज जो है प्रचार प्रसार है वो थम चुका है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान आप लोगों को तमाम घेरा गया, और वैक्सीन की खासतौर से मैं यहाँ पे बात कर रही थी, कहा था कि अगर आपकी सरकार होती तो वैक्सीन ब्लैक हो रही होती। देखिए, अभी हमारी सरकार होती तो पता नहीं क्या क्या होता। हमारी सरकार होती तो 700 किसानों की हत्या नहीं हो रही होती। हमारी किसान होती तो आप देख रहे होते कि ये फर्जी मुकदमे किसानों पर नहीं लग रहे होते। हमारी सरकार, ये तो बहुत मनगढ़ंत बात है कि उनकी सरकार होती। इनकी सरकार में क्या क्या कमी हुई है, मैंने आपको सारी एक A to Z सारी लिस्ट आपको गिना दी है, और 10 मार्च को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हम पूर्ण आश्वस्त है, इस बार उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, युवा, महिला, सब लोग मिलके, विद्यार्थी मिलके यहाँ पर एक समाजवादी, एक नए युवा लीडर को लेकर आ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी जी, चलिए ठीक है, देखते हैं सरकार कौन बना रहा है। विजय खेरा जी, आज ही प्रचार प्रसार के दौरान जोगी जी ने ये बात कही, कब्रिस्तान का जिक्र किया उन्होंने, आज एक बार फिर बुलडोजर वाली बात भी उन्होंने कही। तो क्या लग रहा है ये सब बातें कर क्या यहाँ पे एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति उन्होंने करने की कोशिश की है? क्योंकि लगातार वो कई जनसभाओं से यही बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ध्रुवीकरण का तो सवाल ही नहीं उठता है, हमें करने का कोई फायदा है ही नहीं हमको। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि बुलडोजर चला है और चलेगा,
बुलडोजर पर लोग खुश हुए हैं, बुलडोजर पर लोगों ने तालियां बनाई, उनको न्याय मिला है। क्या होता अगर बुलडोजर नहीं चलता, कोर्ट कचहरी होती रहती तो न्याय नहीं मिलता था। जो लोग सरकारी या व्यक्तिगत जमीनों पर कब्जा कर चुके थे गुंडे पुरानी सरकार के, उनको हटाना दसियों साल से मुश्किल था। तो एक तरीका उसका निकाला गया कि उनकी जमीन तुरंत छुड़ा के उनको वापस दी जाए दूसरे लोगों को, या सरकार की तो सरकार ले लिया जाए। तो वो बुलडोजर के बगैर नहीं हो सकता था। तो वो तो एक अच्छा अध्याय। लेकिन इसको दूसरे नजर से देख रहे हैं ना लोग, उनका तात्पर्य क्या था, इसको दूसरी नजर से पेश किया जा रहा है ना, क्योंकि अब वो तो बुलडोजर दूसरी चीज के लिए कह रहे हैं कि हमने जो अवैध निर्माण है उन सब पे काम किया, लेकिन जो उनका वास्तविक जो मतलब था, लोग कह रहे हैं छुपी जुबान में वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। मैं समझ गया। वैध निर्माण अगर कोई गिराया है तो बात करिए ना। अगर आपका वैध था तो हाईकोर्ट जाते ना। ये तो कोर्ट है ना हिंदुस्तान में, आप कोर्ट के खिलाफ तो कुछ नहीं हो सकता ना। कोर्ट तो सही करेगी ना। आप नहीं गए क्योंकि सारे अवैध थे, गिर गए। हाईकोर्ट क्या किसी कोर्ट में नहीं गए, घर बैठे हुए हैं आप। और बल्कि जो भीतर गए हैं उनकी जमानतें भी नहीं हो पा रही है क्योंकि इतने क्रिमिनल केसेज हैं उनके ऊपर। कोई केस झूठे थोड़ी ना लगा सकते, एक लगा दे, दो लगा, कभी हो जाए किसी का मान सकते हैं हम। चलिए आप कह लीजिए बात, आरोप लगा दो। लेकिन 50-50, 60-60, 35-35, 80-80 केसेज हैं। सारे 5 साल लूट के खाते रहे लोगों के लिए। अब बुलडोजर है तो बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात क्या है, अब राम मंदिर निर्माण है, अगर उसका रास्ता हमने सुझाया, हमने उसके लिए खुदाई हुई, प्रमाण मिले, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस पर फैसला दिया, जो चीज आप नहीं करा सके, बेमतलब उसमें झगड़ा कराते रहे, इतने सालों आप हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराते रहे, वो झगड़ा रुक गया। और रुका भी अदालत से है। ये तो नहीं कि सरकार ने जबरदस्ती बना लिया हो, प्रमाण अपने आप पैदा कर लिए हो। आपको पूरा मौका मिला, उनको मौका मिला। तीसरी बात, अभी कोविड का जहाँ वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन बनने के बाद उसको वैक्सीन नहीं मान रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कह रहे थे, भड़का रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे। अब इनका इतना सा चेहरा हो गया, उसमें इनके ऊपर लोग, जनता ने कालिक पोत दी, जो नपुंसक हो जाएंगे लोग। पता नहीं क्या क्या सापा ने बोला है, उसके बावजूद लोगों ने लगवाई, इन्होंने खुद लगवा ली। और मैं माननीय मुलायम सिंह जी के लिए सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था कि इनको इन्होंने स्टेज से धकेल किया था। मतलब एक तरह से अपने पिता के साथ जो अन्याय किया था वो उसकी बात कर रहा था, जो टीवी पे सबने देखा। हम तो थे नहीं, कोई नहीं था वहाँ, लेकिन टीवी पे तो देखिए धक्का देके माइक चला रहे हो। चाचा की बात छोड़ दो, मैं उतनी सी बात कर रहा था। उन पिताजी को चलो सम्मान मिला, इसी डर से मिला कि हारने वाले हैं, यही अच्छी बात है। कम से कम अपने पिताजी को ले आए वहाँ पर। तीसरी बात एक और है, बार बार ये कहते हमारे करे हुए। तुमने करा क्या था? एक रोड लेके जिसमें भी हजारों गड्ढे थे, रोज रोज उसको चिल्लाते रहते, क्या हो गया एक रोड? हमने तो 6 साल के अंदर 3000 खाली उत्तर प्रदेश 3000 किलोमीटर हाईवे बना दिए हैं। ग्रामीण सड़कों की बात तो अलग छोड़ो, जो कि आप नहीं बनाए, 12 साल में नहीं बना पाते अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद ये लोग, वो बना के हमने रख दिए 3000 किलोमीटर। और 37 किलोमीटर रोजाना अभी बना रहे हैं हम हाईवे। ये हमसे कहाँ मुकाबला कर सकते हैं कि अब किसी चीज में नहीं कर सकते हैं। हमने बल बना। चलिए ठीक है, भुवन जोशी जी कह रहे हैं किसी चीज में आप लोग इनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे विजय जी, इनसे मुकाबला नहीं कर सकते हम सर एक मिनट विजय जी, जरा सम्मानित लोग तरह से बात कर ले हम लोग। अच्छा, आप भी बहुत सीनियर हैं विजय जी, आपका मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका जो बुलडोजर चलता है वो देख के चलता है कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलना है। आपका बुलडोजर चलता नहीं है जब 25,000 रुपए का इनाम का भगोड़ा वहां पर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, तब बुलडोजर नहीं चलता आपका। गृह राज्य मंत्री के घर में आपका अपराधी छुपा रहता, तब आपका बुलडोजर सो जाता है, उसके बाद आपका बुलडोजर नहीं चलता। सहगर जी के आपका बुलडोजर नहीं चलता, आपका बुलडोजर नहीं चलता। चिन्मयानंद जी के आपका बुलडोजर नहीं चलता। आपके इसके अलावा बुलडोजर के अलावा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में वो बुल का है, वो बुल नहीं संभाले गए आपसे, वो बुल घूम रहे हैं। वो किसान तैयार है, आप जा रहे हैं ना वहां पर वोट मांगने के लिए, किसान तैयार है उन जो बुल की वजह से वहां नुकसान हो रहा है किसानों को, आम व्यक्तियों को, कितने लोग मारे गए उस बुल की वजह से, वो तो समाई नहीं दे रहा। योगी जी कम से कम उन बुल को तो हटाने का काम करते हैं जिसकी वजह से किसान परेशान है, आम व्यक्ति परेशान है। और दूसरी बात, आप 5 उंगली दूसरी, एक उंगली दूसरी की ओर करते तो 5 उंगली आपकी ओर इशारा करती हैं। ये सार्वजनिक जीवन में आप भी हैं, हम भी हैं, तो आप इस तरह की बातें ना करें। एक सीनियर पर्सन होने के कारण मेरी आपको राय है, भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो चुका है, नया सूर्योदय आप देख लीजिएगा। 10 मार्च को पूर्ण आत्मस्तु माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आपको समाजवादी लड्डू हम जरूर खिलाएंगे।
विजय खेरा जी, ये बात जिन्होंने यहाँ पे आवारा पशुओं की करी है, ये मुद्दा भी एक बड़ा है। जैसे जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे संवाददाता भी गए थे कई गांवों में, कई इलाकों में, तो लोग काफी परेशान हैं आवारा पशुओं की वजह से। उनके खेत खराब कर देते हैं वो, यहाँ तक कि कई लोगों की मौत भी हो गई है। आपका कहना ये इसी हद तक ठीक है, आवारा पशु हैं, मौत है। हुआ ये था कि जब हमने संरक्षण देने की कोशिश की, उनकी जान बचाने की कोशिश की, उनको जो काटा जाता था, काट के बेचा जाता था, उसकी कोशिश की। गाय जब बच्चा देने लायक नहीं हो जाती थी, उसको सड़क में छोड़ दिया जाता था, या फिर वो काट के उसको गाय का मांस वगैरह बेचा करते थे। वो हमने रोका क्योंकि वो भावनाओं से सीधा जुड़ा हुआ था हमारी। उसको रोकने के बाद जब उनकी जो कटना बंद हुआ तो उनकी संख्या बढ़ी हर जिले में, और कोशिश की है कि और भी छोटे छोटे नगरों में सब जगह उन लोगों के लिए सरकारी हम लोगों ने व्यवस्थाएं की, उनके लिए जगह बनाई जो चारों तरफ से बंद है, उनके वहाँ रहने की व्यवस्थाएं की, जो कि हर जिले में है, लेकिन संख्या काफी ज्यादा थी। हमने उस पर बहुत कुछ काम किया है और बहुत कुछ करेंगे। और हमने कहा भी है कि अब अगर जो लोग बंजर हो जाने वाली गाय को, जो बाद में जब बच्चा नहीं देती है साल 2 साल के लिए, तब तक के लिए उस गाय को जो लोग रखेगा, हम उसको उस गाय का रक्षा करने का, उसके खाने पीने की व्यवस्था अब सरकार करेगी और लोगों को देगी। हमने उसका भी एक रास्ता और सुझाया है। ये ऐसी समस्या थी जो 65 साल से चली आ रही थी, गौमांस की और गाय काटने की। इस समस्या को दूर करने में हम सफल हुए हैं। उस सफलता में जो कठिनाइयां आई हैं, उन कठिनाइयों को हमने काफी 90% दूर किया है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, हमने उसको माना है और हमने कहा है लेकिन हम गाय कटने नहीं देंगे, समस्याएं सुलझाएंगे। आप जिस चक्कर में थे, इन्होंने जो स्लॉटर हाउस को बढ़ाया था और जो अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस चलने दिए 5 साल, जो अपनी सरकार ने जो बर्बाद किया था, जिसका ये नतीजा इनको मिला, हिंदुओं की भावनाओं से जो खेले। हम तो अभी भी कह रहे, कल भी कह रहे थे, हिंदू और मुस्लिम में इतना सा फर्क नहीं करेंगे, इतना सा भी बराबर से जाएंगे। तुमने चलिए ठीक है विजय खेरा जी, अब देखना होगा कि आखिर 5वें चरण में जनता किसका ज्यादा साथ देती है। 61 सीटों पर करीब मतदान होना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में भी आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।